वेलकम बैक एवरीवन। आप लोग वापस आ गए हैं। जी, तो ब्रेक से पहले हम पुश डाउन ऑटोमेटा को रिपीट कर रहे थे और कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे पुश डाउन ऑटोमेटा की। तो एक पुश डाउन ऑटोमेटा को क्वालिफाई करने के लिए सेट ऑफ स्टेट्स का होना ज़रूरी है, इनपुट अल्फ़ाबेट्स का होना ज़रूरी है, स्टैक अल्फ़ाबेट्स का होना ज़रूरी है। इनपुट अल्फ़ाबेट और स्टैक अल्फ़ाबेट सेम भी हो सकते हैं, कभी कभार डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन में हम किसी स्टेट पर खड़े होंगे, उस स्टेट पर हम कुछ रीड कर रहे होंगे, अल्फ़ाबेट सेट में से भी कुछ रीड कर सकते हैं, या एप्सिलॉन रीड करने का मतलब कि कुछ नहीं रीड कर रहे होंगे। इसके अलावा हम स्टैक को भी रीड कर रहे होंगे, स्टैक का कोई अल्फ़ाबेट भी रीड कर सकते हैं, या फिर हम कुछ भी रीड नहीं कर रहे होंगे। इन दोनों चीज़ों को, स्टैक की स्टेट को देखकर और इनपुट अल्फ़ाबेट की स्टेट को देखकर हम ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे। ट्रांजिशन परफॉर्म होने के बाद दो चेंजेस आएंगे, एक तो हमारी स्टेट हो सकता है चेंज हो जाए, और स्टैक अल्फ़ाबेट हमारा जो स्टैक का टॉप है वो हो सकता है चेंज हो जाए। इसके अलावा हमारे पास क्यू नॉट है जो कि है स्टार्टिंग स्टेट, और हमारे पास एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। फाइनल स्टेट एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे ये वाली हमने एग्जांपल देखी, इस एग्जांपल में हमारे पास फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा है। फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा का मतलब ये है कि कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस की यूनियन होंगी, कुछ ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि यूनियन करके बनाई गई है। अगर ऐसी यूनियन ऑपरेशन को परफॉर्म करती हुई हमारी जो है वो लैंग्वेज होगी, तो फिर जाहिर है कि हमारी फाइनल स्टेट्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये हम सब कुछ देख चुके हैं। इनपुट के अच्छा लिए मैम, हमें एक पता क्वेश्चन है था। कि इनपुट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इनपुट के लिए हमारे पास, इनपुट को सिंबलाइज करने के लिए हमारे पास इनपुट टेप होती है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? जी मैम, मैं एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हम्म जैसा कि 50 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम, ठीक है? तो उस हिसाब से क्वेश्चंस की तादाद भी बढ़ेगी या सिर्फ क्वेश्चंस पे नंबर ज़्यादा होंगे? देखिए, मार्क्स का ताल्लुक नहीं होता। एग्जाम कितना आपका होगा उसका ताल्लुक होता है कितने घंटे का पेपर होगा। आपका पेपर 3 घंटे का होगा, ठीक है? अच्छा, तो जाहिर है कि अगर आपका मिड जो है वो 2 घंटे का होता है, तो आपका फाइनल पेपर बनाते हुए क्वेश्चन को इतने बढ़ाना पड़ेगा कि आप 2 घंटे के बाद भी उसको जारी रखें। 3 घंटे का पेपर होगा ना, उसका करने का टाइम 3 घंटे होगा। मतलब मैं मैम जैसे होता था फाइनल वैसे ही होगा? जाहिर है वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। उससे वेटेज पे कोई फर्क नहीं आएगा। जाहिर है 3 घंटे में जो आप कर सकते हैं वही काम होगा। क्वेश्चंस ठीक की है, वेटेज फिर बढ़ाती जाएगी बस। ठीक है। ठीक है, पीडीए के हवाले से इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। दो चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है। एक चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा ही मेक श्योर करनी है कि आपके सामने कोई पीडीए हो तो आप उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकें, उसकी लैंग्वेज के बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकें, कुछ स्टेटमेंट उसके बारे में डिसाइड कर सकें ये बात सही है या गलत है। ये तो है। और उसके अलावा कुछ बेसिक पीडीए, अब मैं नहीं कहूँगी कि मैं आपको ये वाली लैंग्वेज दे दूँ इतनी कॉम्प्लेक्स हो, मैं कहूँ कि इसका पीडीए डिज़ाइन करें, ये तो नहीं होगा ज़ाहिर है। लेकिन मैं आपसे कह सकती हूँ पीडीए डिज़ाइन करें जो सिर्फ ABC को एक्सेप्ट करे। मैं आपसे कह सकती हूँ पीडीए डिज़ाइन करें जो कि सिर्फ किसी भी सिंगल लेटर को एक्सेप्ट करे। ठीक है, कुछ इस तरह का सिंपल फॉर्म में, जो सिंपल सिंपल आसान आसान पीडीए हो सकते हैं। इंटरनेट से आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। बुक्स में भी एग्जांपल्स दी गई हैं, बुक को देख सकते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। पीडीए के बारे में किसी को भी कोई क्वेश्चन है, इससे पहले कि मैं आगे चली जाऊँ, तो अगर किसी को भी कोई बात है जो कि क्लियर नहीं हुई, ये तो हमने बहुत डिटेल में स्टैक ऑपरेशंस के साथ पढ़ा था, तो ये किसी को भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा मैम, शक्ल क्या होगी क्वेश्चन की? थोड़ा वो समझ में नहीं आ रही है कि हमें ये टैब बनानी है या हमने ये एक्सप्रेशन लिखनी है जो अभी हम लिख रहे थे? दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। जैसे आपको शक्ल क्यों नहीं समझ में आ रही है, आपने फर्स्ट मिड का एग्जाम देखा ना। फर्स्ट मिड में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कि आपको मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन दी थी और आपको आरी बनानी थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि आपको जी आरी जी, दी समझ हुई में थी, आया। आपको एफ ए बनाना था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो सकता है। हम्म, सिर्फ ये ठीक है। है कि अगर अंडरस्टैंडिंग के हवाले से
आपका कॉम्प्लेक्स पीडीए हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स पीडीए बना हो ऐसा और आपसे कहूँ कि उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर दें, जैसे कि अभी अभी इसको तो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया ना, ऐसा कोई पीडीए, ये मैंने क्विज में भी एक क्वेश्चन दिया था, ये भी एक पीडीए भी हमने बैठे बैठे अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, हमें 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। इसी तरह मैंने आपको क्विज में भी एक क्वेश्चन दिया था, उसमें एक पीडीए दिया हुआ था, मैंने 3-4 आपको सही सही। एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि इनमें से कौन सी एक्सप्लेनेशन इस पीडीए के हिसाब से सही है। तो ये सारी बातें अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, कि पीडीए आपके सामने बना हो तो आप उसको रीड कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो सकती है, या फिर बहुत कोई आपको आसान सा पीडीए, सिंपल सा पीडीए आपको बनाने को दिया जा सकता है। कंस्ट्रक्ट अ पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा भाई। सेम यही बात जो मैंने अभी दोहराई है, सेम यही बात लागू होगी आपकी ट्यूरिंग मशीन के लिए भी, कि ट्यूरिंग मशीन भी अंडरस्टैंडिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपके सामने एक ट्यूरिंग मशीन हो तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए, आप पता लगा सकते, दो एक पीडीए बना हो और एक ट्यूरिंग मशीन बनी हो तो आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पीडीए है या ये ट्यूरिंग मशीन है, ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी उसको कर पाए। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये पीडीए क्यों नहीं है? कौन बताएगा मुझे कि कैसे, अगर मेरे आपके सामने एक ये बना हुआ है डायग्राम, तो ये पीडीए क्यों नहीं है, कैसे पहचाने? मैम इसमें एक हमारी एक स्टेट होती है, मतलब जैसे कि एम्प्टी ब्लैंक होता है इसके अंदर, हम्म। उससे हमें पता चलता है। नहीं, ऐसी जैसे यहाँ कोई पे हमारे बात पास नहीं, ब्लैंक पीएचडी स्टेट एक में भी हो मौजूद है। सकता है, ऐसी बिल्कुल लेफ्ट भी कोई बात नहीं है, जी। इसमें भी ब्लैंक हो सकता है। मैम लेफ्ट राइट का जो था ना वो बड़ा डिफरेंस है। लेफ्ट राइट ऑपरेशन, बिल्कुल सही, बेहतरीन। ठीक। एक तो आपका ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है इसके अंदर जो भी ट्रांजिशन फंक्शन होगा, ट्रांजिशन फंक्शन में आर या एल जरूर लिखा होगा, इसके बगैर ट्यूरिंग मशीन हो ही नहीं सकती। अगर लेफ्ट राइट मूव नहीं बताया हुआ है तो कैसे होगा काम? ठीक है, कुछ ना कुछ हमें लिखना होगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये भी नहीं है, एक और चीज भी है। जब हम पीडीए के अंदर ट्रांजिशन फंक्शन को देखते हैं, यहाँ पर हम देखें सिर्फ इनपुट रीड कर रहे हैं, सिर्फ इनपुट रीड कर रहे हैं टेप पे से। वहां पर हम स्टैक को भी रीड कर रहे होते हैं, तो वहाँ एरो से पहले दो ऑप्शन लिखे होते हैं। अगर मैं दोनों खोल लूँ यहाँ पर तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। पीडीए, देखिए एज है, एज से पहले क्या लिखा है? एज से पहले दो अल्फाबेट्स लिखे हैं, यानी मुझे रीड दो चीजें करनी है। एज से पहले लिखा होता है, एरो से पहले लिखा होता है रीड क्या करना है, और एरो के बाद लिखा होता है परफॉर्म क्या करना है। तो यहाँ पर रीड दो सिंबल करने होते हैं, परफॉर्म एक ही काम करना होता है। ठीक है, पुश या पॉप, हमें रीड करना होता है टेप को भी, हमें रीड करना होता है स्टैक को भी, और फिर सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म करना होता है, पुश या पॉप। यहाँ पर क्या है, हमें रीड सिर्फ एक करना होता है जो कि टेप है। रीड सिर्फ एक है लेकिन एक्शन दो परफॉर्म करने हैं। दो एक्शन क्या परफॉर्म करने हैं? राइट क्या करना है, और दूसरा लेफ्ट या राइट पे मूव होना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अगर आप एक सिंबल को रीड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ट्यूरिंग मशीन पर काम कर रहे हैं। अगर आप दो सिंबल्स को रीड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पीडीए पे काम कर रहे हैं। अगर आप एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप पीडीए पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दो एक्शन एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ट्यूरिंग मशीन पर काम कर रहे हैं। बाकी ब्लैंक है, ब्लैंक सिंबल के लिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ब्लैंक के लिए ये डेल्टा की साइन ली गई है। अगर कोई दूसरी बुक की एग्जाम्पल आपको किसी एग्जामिनर ने दे दी तो वहां पर कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी, लेकिन वो मेंशन्ड होगा वे कि बी ब्लैंक सिंबल है। ठीक है, कैपिटल बी हो सकता है, या फिर कई जगहों पर जो है लेमडा हो सकता है। ब्लैंक के लिए कोई डेडिकेटेड कैरेक्टर जरूर इस्तेमाल होगा कि जो ये बता रहा होगा कि ब्लैंक है।
ठीक है। ब्लैंक होता है, ब्लैंक नल नहीं होता। ब्लैंक और नल में बहुत फर्क है। ट्यूरिंग मशीन में ये जो ब्लैंक सिंबल होता है बाकायदा सिंबल होता है, रीड करने वाली बात है। इस ब्लैंक सिंबल को रीड किया जाता है, लेकिन नल को रीड नहीं किया जाता। नल का मतलब है कि कुछ भी नहीं हो और वो एक्शन परफॉर्म हो जाए। और कोई क्वेश्चन है किसी को, किसी और टॉपिक में से, पीडीए ट्यूरिंग मशीन के अलावा? चॉम्स्की हायरार्की क्लियर है? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्लियर है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, एम्बिग्विटी, सीएफजी से पीडीए, सीएफजी से एफए आप बना लेंगे, एफए से सीएफजी। ये वाली स्लाइड को देखिएगा जरा अच्छे तरीके से। ये एक सीएफजी लिखी है और इस सीएफजी को देखकर एफए बनाया गया है। तो अगर ये सीएफजी हट भी जाए आपके सामने तो एफए को देखकर आप सीएफजी बना सकते हैं। एम्बिग्विटी है या नहीं है, डिफरेंट पास ट्री बन सकते हैं, डिफरेंट डेरिवेशंस हो सकती हैं एम्बिग्विटी का पता लगाने के लिए। रेगुलर ग्रामर की एक पर्टिकुलर शेप होती है, उस शेप को अगर सेटिस्फाई कर रहे होते हैं तो वो रेगुलर ग्रामर होती है, और अगर वो शेप सेटिस्फाई नहीं हो रही होती है तो फिर हम उसको रेगुलर नहीं कहते। रेगुलर में हमारे पास राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर दो तरह की ग्रामर्स होती हैं। सब क्लियर है आप लोगों को? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर छोटी मोटी लिखनी आनी चाहिए, और स्पेशली ग्रामर आए नहीं आए वो तो एक बात है, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है कि वो ग्रामर की डेरिवेशन और पार्स ट्री बनाना आना चाहिए। आपको पता लगना चाहिए, अगर एक सीएफजी दी जाए, आपको कोई स्ट्रिंग दिया जाए, तो आप बता सकें कि ये स्ट्रिंग इस सीएफजी से एक्सेप्ट हो सकता है या नहीं। वो पता कैसे चलेगा आपको? वो पता आपको डेरिवेशन से या पार्स ट्री बनाने से पता चलेगा। पार्स ट्री में भी हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती है, राइट मोस्ट डेरिवेशन होती है, इनको देखना पड़ेगा आपको। ये तो आपने क्लीन्स थ्योरम के साथ रिलेटेड असाइनमेंट्स की हैं। यूनियन इंटरसेक्शन निकालना आपको आता है, लैंग्वेजेस का कॉम्प्लीमेंट लेना आता है, क्लोजर लेना आता है। इनकी भी एक एक दो दो एग्जाम्पल जरूर करके आइएगा। मूर एंड मिली मशीन क्या होती है, पहचानना आना चाहिए। आपके सामने मशीन बनी हो तो आप पहचान पाए मूर है या मिली है, कन्वर्ट कर पाए, उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि वो प्रोसेस क्या कर रही है। तो आई होप कि आप लोग काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक हो तो दे सकते हैं। बुरा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है? फीडबैक तो देंगे नहीं कोई, है ना। अगले अगले कोर्स की फिक्र पड़ी हुई होगी। अगला कोर्स जरूरी नहीं है मैं पढ़ाऊँ, कोई भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, कोई भी पढ़ा सकता है। बहुत अच्छा पढ़ाया, हाँ बेटा, अगर सच में मुझे आपका फीडबैक है तो वेरी गुड, लेकिन कोई क्रिटिसिज्म भी होगा तो आपका अपने भले के लिए होगा। आप लोगों ने लास्ट टाइम मुझे कुछ फीडबैक दिया था, उस पर मैंने बहुत काम किया कि आपको जो ये मसला था कि हमने क्लास में एग्जाम्पल्स कम डिस्कस की या बात क्लियरली समझ नहीं आई, मैंने उसको काफ़ी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और कोशिश की कि अब आप लोगों के वो मसले हल हो जाएं जो आपके पहले थे। थैंक यू ज़ाहिरा, थैंक यू समर।
आप लोग भी बहुत अच्छे बच्चे, आपकी क्लास लेने का मुझे बहुत दिल चाहता था। जिस दिन आप लोगों की क्लास होती थी मुझे बहुत मज़ा आता था कि आज अ, वैसे दोनों सेक्शन ही अच्छे हैं, मगर आप लोगों की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पढ़ने की शौकीन, सीरियस पढ़ाई में बच्चे वो भी अच्छे हैं सेक्शन वाले, मगर सीरियस उनमें से कम होते हैं। वो खेल कूद में ज़्यादा लगे होते हैं। आप लोग पढ़ने में होशियार बच्चे हैं सारे। कुछ चुप रहते हैं क्लास में बहुत ज़्यादा, लेकिन जो चुप भी रहते हैं वो मुझे नज़र आता है कि पढ़ने के शौकीन बच्चे हैं। इसलिए मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, सारे के सारे बच्चे। चलें तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जब आप लोगों को कोई क्यूरी भी कोर्स के हिसाब से नहीं है और कोई फीडबैक भी आपके पास नहीं है, तो हम इस सेशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं। आप लोग बस ये तैयारी करें एग्ज़ाम की सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये कि जितने बच्चों का कोई भी असाइनमेंट रहती है जो उन्होंने सबमिट नहीं की है, आज रात तक प्लीज़ वो सबमिट कर दें, ताकि कल तक मैं रिज़ल्ट को आपके फाइनलाइज कर सकूँ। ठीक है? और उसको बिल्कुल दिल पे नहीं लेना होता है। क्विज वगैरह ये जो आपके किसी में मार्क्स अच्छे आ गए बुरे आ गए, मार्क्स आनी जानी चीज़ें एक्चुअली होती है लर्निंग। कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आपके थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में मार्क्स कितने आए थे, लेकिन हाँ अगर आपको समझ आई होगी तो आपको आगे कोर्सेज में काम आएगी जिनका भी प्री रिक्विजिट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। और अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो ये तो नहीं समझ में आई, लेकिन इसकी वजह से 2-4 कोर्सेज और समझ नहीं आएंगे। तो दुख होता है, नेचुरल है कि अगर आपके मार्क्स किसी चीज़ में अच्छे आते हैं तो बहुत खुशी होती है, और दुख होता है तो अच्छे नहीं आते तो दुख होता है। लेकिन एक्चुअली होना ऐसे नहीं चाहिए। दुख तब होना चाहिए कि आपके मार्क्स आ जाए और आपको कोर्स ना आए। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि आपके 90 मार्क्स आ गए, 87 मार्क्स आ गए, लेकिन वो कोर्स आपको समझ नहीं आया। ये परेशानी की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कोर्स नहीं आया और आपको उसमें मार्क्स आ जाए। हाँ मार्क्स नहीं आए तो जाहिर है कि आपको पता है, फिर आप अपने आप को मोटिवेट होंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है अगर मार्क्स 2-4 ऊपर नीचे भी आ जाते हैं तो। ठीक है जी, इस नोट पर हम ख़त्म करते हैं आज का सेशन। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है, चलें। जी मैम। थैंक यू सो मच। क्लास की आज की हमारी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की इस सेशन की आखिरी क्लास। होपफुली अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे मैम सेशन में, अब हम फाइनल एग्जाम वाले दिन ही मिलेंगे। जी बेटा। मैम कभी अगर कुछ ज़रूरत हो तो मीटिंग रख सकते हैं आपके साथ ना, बिल्कुल क्लास के बिल्कुल रख हवाले से। सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो, सबसे ज़्यादा तो अच्छी बात ये कि मैंने फोरम भी बनाए हुए हैं, लेकिन आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। अगर आपकी छोटी जी मोटी कोई क्यूरी है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछें, ईमेल पे पूछें। लेकिन अगर 3-4 क्यूरीज जमा हो गई, या तो 3-4 क्यूरीज जमा हो गई, या एक ही क्यूरी 2-3 स्टूडेंट्स हो गई, तो अगर यहाँ पर कोई कंबाइन होगा प्रॉब्लम तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर एक ही बच्चे को क्यूरी है तो वो फोन पर भी पूछ सकता है या किसी और तरीके से भी पूछ सकता है, लेकिन अगर पूरे ग्रुप को है तो हम जूम सेशन रख सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू खैर मोहम्मद, थैंक यू सो मच सबका। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम।